हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं आज की यूनिवर्सिटी की पाठशाला। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि सिंगल फेज एसी का ये जो अपना मॉड्यूल नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है वो अभी भी सॉल्व करना बचा हुआ है, ठीक है। तो वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एसी सर्किट्स आज की क्लास का प्राइमरी टॉपिक होगा। तो अगर आपने अभी तक पूरा का पूरा चैप्टर देख लिया है तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 का सिंगल फेज एसी अगर आपका कंप्लीटेड है, सारे वीडियोस देख चुके हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह एकदम मस्त से क्लियर हैं, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए और मस्त से मेरे साथ क्वेश्चंस बनाइए, ठीक। तो कैलसी वगैरह सब रेडी कर लीजिए, स्टार्ट करेंगे अपन डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन से। एक क्विक ओवरव्यू आपको चैप्टर के बारे में जरा सा बता दूं और आज क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको तुरंत बता देता हूं। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी मिल जाएगा वहां से। तो लेट अस बिगिन विद द टुडेज सेशन। तो आज का जो कंटेंट रहेगा उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एसी सर्किट। बेसिक वैरायटी आपको बताऊंगा किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वर्जन्स हम लोगों ने देखा हुआ है, पोलार टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन हो गया, रेक्टेंगुलर टू पोलार हो गया। ये सारा कुछ बेसिक के फॉर्म में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। आरएमएस एवरेज का कैलकुलेशन जो है वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है, डेरिवेशन किए हुए हैं उसका। एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट से हमको बेसिक चीज़ें पता है और कुछ एडिशनल चीज़ें जो यहाँ पता होनी चाहिए वो बताऊंगा सेशन में आज के। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सीरीज एसी सर्किट्स आपको एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 लाऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं जिससे न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, तो सीरीज एसी सर्किट का ये टॉपिक आपका आज का न्यूमेरिकल का है। इससे पहले आई होप आप लोग पूरा वीडियोस देख चुके होंगे, सीक्वेंस में देखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एसी सर्किट्स, न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एसी सर्किट्स, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। तो सीरीज एसी सर्किट के न्यूमेरिकल बनाने से पहले दो तीन बातें आप माइंड में रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहे। सबसे पहला चीज़ तो ये है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में जब भी एक कॉइल वर्ड जो है वो जब जब आएगा आपके न्यूमेरिकल में, इट विल ऑलवेज रिफर टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा। अब कॉइल में कुछ भी कॉइल बोल सकता है, जैसे अगर लिखा हुआ है कॉइल, तो ये वर्ड जो है इट विल ऑलवेज रेफर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि वो इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है या इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, इट कैन बी बोथ द थिंग्स, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन कॉयल बोला मतलब आर एल का कॉम्बिनेशन है। इंडक्टिव कॉयल बोल सकता है, चोक कॉयल बोल सकता है, नॉन इंडक्टिव कॉयल बोल सकता है, सब बहुत सारा ऑप्शन है। नॉन कैपेसिटिव कॉयल भी बोलता है कई बार, है ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया। सेकेंड थिंग, करंट एंड वोल्टेज either given in the question or asked will be in RMS form, will be in RMS form unless specified, unless otherwise specified, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में आपको करंट दे दिया, जैसे सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है कि किसी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड करंट जो है वो 10 एम्पियर्स की है, तो दैट 10 एम्पियर वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट इन आरएमएस फॉर्म। वो आरएमएस फॉर्म इफेक्टिव वैल्यू के फॉर्म में आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करना है टोटल सप्लाई वोल्टेज, तो वो जो कैलकुलेट करेंगे आप दैट विल ऑल्सो बी इन द आरएमएस फॉर्म। लेकिन उसको छोड़ करके सपोज कर लीजिए आपको एवरेज पूछा हो या पीक वैल्यू निकालना हो, तो वो सवाल में दिया रहेगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू और यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू। ये फाइंड करना है, ऐसा बोलेगा सवाल में, तभी फाइंड करना है। अदर देन दैट आपको सिर्फ और सिर्फ आरएमएस फॉर्म में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और जो डेटा गिवन रहेगा वो भी आरएमएस में ही रहेगा। जो वर्ड पावर जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव पावर को, एक्टिव पावर, ठीक है। और अनलेस स्पेसिफाइड, इसमें भी ये वर्ड मैं बोल देता हूं, अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। कि अगर एक्टिव पावर के अलावा मान लो आपको रिएक्टिव पावर या एपरेंट पूछने वाला है,
तो क्वेश्चन में लिखेगा कि कैलकुलेट द एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, या आपको बोलेगा फाइंड द केवीआर रेटिंग, ऐसा देगा सवाल में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर, देन इट विल क्लियरली मीन कि आपको एक्टिव पावर ही फाइंड करना है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा पावर है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें, अदर देन दैट जितना फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं वो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। और सीधे सीधे हम लोग आते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि कहाँ से मिल रहा है। AKTU का 2020-21 का ये पेपर दिख रहा है, बट इसकी अभी प्रिंट क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। देखते हैं इसमें से कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। 10 नंबर का एक सवाल है, यहाँ पे सेक्शन सी में दिया हुआ है। ये प्रिंट क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं इसको अगले पेज पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एटलीस्ट गिवन डेटा से तो लिखना शुरू कर देता हूँ। लिखा हुआ, इफ अ लोड ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 10 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर, when connected to a 100 volt supply, calculate the value of real, reactive and apparent powers and also find the resistance of the load। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस पेज पर, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला काम तो ये है कि आप गिवन डेटा को क्लियर कर लीजिए कि क्या है, और उसके बेसिस पे अगर कोई सर्किट बन सकती है तो बना लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द लोड ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर, तो बताइए वो 10 एम्पियर कौन सी करंट है, लोड ड्रॉ कर रहा है ना 10 एम्पियर, तो दैट इज योर आरएमएस करंट, कितना 10 एम्पियर। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.8 लैगिंग, ठीक। क्वेश्चन के लिए मैं डेटा लिख रहा हूँ, इस डेटा से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आगे लिखता है कि व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब ये सप्लाई की वैल्यू कौन सी है, VRMS है, VRMS टोटल कितने का है, दिस इज 100 वोल्ट। इतना 3 डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या पूछता है इसके अंदर, देखते हैं जरा। फिर आपको लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल, रिएक्टिव, एपरेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, इतना चीज़ पूछा है, ठीक है। चलिए साइड पे लिख देता हूँ मैं इसको, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स, इतना डेटा पूछा है, ठीक। तो हम लोग शुरुआत में ये अज्यूम करते हैं कि वी आर हैविंग अननोन लोड, हमारे पास सर्किट में जो लोड लगा हुआ है वो अननोन है। अब रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक अननोन लोड के फॉर्म में छोड़ देते हैं हम लोग इसको ऐसे ही, ठीक है। दिस इज आवर लोड, इस लोड के थ्रू जाने वाली करंट जो है IRMS, इट्स मैग्नीट्यूड इज 10 एम्पियर्स। यहाँ जो पोटेंशियल है दिस इज ऑफ 100 वोल्ट्स, और पावर फैक्टर जो है इस लोड का वो है 0.8 लैगिंग, मतलब आपको कॉस पाई की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 0.8, और लैगिंग का मतलब कौन सा लोड लगा होगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा होगा सर्किट के अंदर, इतना ये भी पता चल गया हमको ना, मतलब एक RL सर्किट है बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, देखिए कॉस फाई की वैल्यू अगर 0.8 है तो क्या आप इससे फाई निकाल सकते हैं, क्या इससे फाई निकाल सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 0.8, ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप अभी इसको नोट करें, पहले समझ जाइएगा फिर आप दोबारा इसको लिख सकते हैं, ये नोट्स भी मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। चलिए देखते हैं, अप्रोच लाइन बताता हूं मैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 0.8, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास डेटा आएगा 36.869, so the value of phi is 36.869 डिग्री, ठीक है, लैगिंग कंडीशन पे। अभी देखिए 2 मिनट में आपको R और XL दोनों पता चल जाएगा। लैगिंग देख के समझ में आ गया कि इंडक्टर लगा हुआ है, रजिस्टर पहले ही बोल दिया क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं इसके आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने इंपीडेंस ट्रायंगल ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इंपीडेंस ट्रायंगल में कंडीशन मैंने बताया था वहाँ पे, ये देखिए ये इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए हम लोग, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ रजिस्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे रिएक्टेंस होता है XL या XC, और इन सब का रिजल्टेंट यहाँ पर इंपीडेंस Z के फॉर्म में आता है, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल से इतना लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो अब इससे अगर रिलेट करोगे तो आपको 2 फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड एंड कॉस फाई इज इक्वल्स टू R बाई जेड, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में। तो x की वैल्यू और r की वैल्यू आप इसी से बता सकते हो, शर्त ये है कि आपके पास z की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, आपके पास z होना चाहिए। और z निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए टोटल करंट और टोटल वोल्टेज बता सकते हैं z। चलिए लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। तो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट z इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई वोल्टेज अपॉन करंट, कैंसिल आउट कर दीजिए, इंपीडेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 ओम की आ गई, ठीक। अब मान लीजिए मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल सिंपल है कि मैं लिखूंगा आर इज इक्वल्स टू कॉस फाई इंटू जेड। अब कॉस फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ना 0.8, तो लिखिए 0.8 इंटू 10। बताइए वैल्यू ऑफ आर जो है वो मिल गई आपको 8 ओम्स। आपका एक आंसर आ गया यहीं से। वैसे एक्सेल एक्सी जो भी है एक्स जो है उसकी वैल्यू पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता उसको साइन फाइव से, ठीक है, कि साइन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू नोन है मेरे पास 10, उससे ये भी निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अननेसेसरीली मत फाइंड करिए। अब जो पूछा उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो आप लिखेंगे यहाँ से वी आर एम एस दैट इज 100, आई आर एम एस इज 10, कॉस फाइव 0.8, तो ये हो गया 1000 0.8, तो ये हो गया 800 वॉट्स। ये आ गया आपका एक आंसर एक्टिव पावर का। चलिए इसी के बाद सेकंड पॉइंट पर निकालते हैं रिएक्टिव पावर। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे, रिएक्टिव पावर फाइंड करेंगे। ठीक है, रिएक्टिव पावर। ठीक, so how are we going to find reactive power? Q is equals to VRMS into IRMS into sin phi। ऐसे ही निकलेगा रिएक्टिव पावर। तो साइन फाई की वैल्यू भी देखिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फाई की वैल्यू नोन है 36.869, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं जाना है इसमें। आपको सीधे सीधे फिर से वही लिखना है 100 इंटू 10 इंटू साइन ऑफ 36 पॉइंट, साइन ऑफ 36 पॉइंट हाउ मच, 36.869, एंगल निकला हुआ है, पुट कर दीजिए। वैसे जब cos फाई की वैल्यू 0.866 इस टाइप की गिवन रहे तो साइन की वैल्यू वैसे भी 0.6 ही आती है, बट ठीक क्या दिक्कत है, इसको पुट करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ 36.869 अगर मैं देखूं तो 0.5999 आ रहा है, दैट इज 0.6 ही होता है, बट ठीक है चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। तो दिस इज 1000 इंटू साइन ऑफ 36.869, 599.9 यानी 600 मान सकते हो आप इसको। Q इज समवेयर अराउंड 600 VAR। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में Q की वैल्यू भी मिल गई अपने को। चलिए बहुत बढ़िया, परफेक्ट। लास्ट एक चीज़ और, एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर निकालने के लिए कॉस फाई साइन फाई की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है द एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर S इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। देखिए जो सवाल आप बना रहे हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है, लेकिन क्वेश्चन की लेवल देखिए कि कितना आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगा अगर आपने चैप्टर को वाकई में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बल्कि सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी, ये सब जो चैप्टर्स है ना, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो ना बने आपसे। हर तरीके का क्वेश्चन आप बना लोगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का, अगर आपने चैप्टर पूरा सीक्वेंस में और प्रॉपर पढ़ा हुआ है तो ये जितनी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशंस में बताई हुई है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, ये पूरी एकदम सीक्वेंस में है, बस बस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। आपने उससे पहले इन लेक्चर्स को देखने से पहले अगर पास्ट में आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, मैं उसमें कहीं पे भी ये रेफरेंस नहीं दिया हूँ कि बेटा 12th में फिजिक्स पढ़ लेना था या ऐसी, मैंने ऐसे कोई बात ही नहीं की है। आप नहीं भी पहले का देखे होंगे ना, अब इन्हीं लेक्चर्स को बस प्रॉपर देखते जाइए, जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को बस समझते जाइए। जहाँ ना समझ में आए आप टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट होकर मुझसे पूछते भी जाइए, और देखिएगा आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सब जो न्यूमेरिकल आपको, तो मैं एग्जाम के ही न्यूमेरिकल दे रहा हूँ सीधे सीधे, जो यूनिवर्सिटी में पूछे हुए हैं वो सब के सब आप बना लेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो दिस इज 1000, वैल्यू ऑफ S इज 1 kVA। देखिए सारी वैल्यूज आ गई जो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। S की वैल्यू आ गई, Q आ गया, P आ गया, और रेजिस्टेंस तो सबसे पहले निकाल लिए थे हम लोग। अगर आप चाहो तो आप एक्सेल भी बता सकते हो उसको सामने वाले को, आप ये भी बता सकते हो कि सर एक्सेल कितना होगा। देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z है आपके पास 10, साइन फाई की वैल्यू आपके पास है साइन ऑफ 36.869, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, देखिए दोनों का आंसर आ जाएगा 368 के आसपास, ऐसा कुछ आपको कुछ दिखाई देगा। Z की वैल्यू अगर 10 है और ये साइन ऑफ 36.869, सॉरी, तो ये 0.6 हो जाता है, और 10-60 के आसपास आपका एक्सेल भी आ जाएगा 60 के आसपास, है ना। तो ये चीज़ होता है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये एक सवाल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये जो सवाल था AKTU का 2020-2021 के पेपर का, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमको 10 मार्क्स का दिख रहा है यहाँ पे, सेक्शन सी पे आया हुआ सवाल था। अच्छा, इसी का एक पहला पार्ट जो है ये भी 10 नंबर का इसमें लिखा हुआ है। शो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन अ पैरेलल RLC सर्किट, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज। ये सवाल भी आप लोग बना के आ जाएंगे। कैसे? देखिए लिखा हुआ है शो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन द पैरेलल RLC सर्किट। तो पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या है भाई? यहाँ पे भी XL बराबर XC का है। पूरा एडमिटेंस के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं वो लिखिएगा। वहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन बताया वो लिखिएगा। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज को कैसे यहाँ बताते हैं वो लिखिएगा। तीनों बिफोर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, 3 कंडीशन मैंने बताया है। तीनों कंडीशन के एक्सप्रेशन और ग्राफ बना के आ जाइएगा। एक नंबर नहीं कटेगा उसमें से, 1 मार्क्स कोई नहीं काट सकता आपका, एकदम श्योर शॉट। क्योंकि जब तक आप ग्राफिकली प्रॉपर फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, मार्क्स गेन नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ थ्योरी लिख देंगे तो मार्क्स कटना ही कटना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर हर सेक्शन को ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करके आएंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकता। ये सब सब्जेक्ट ऐसे इसमें फुल ऑन स्कोर कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट और देखें किसी एग्जाम का क्वेश्चन। PTU का 2019 का एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ 150 माइक्रोफैरड अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। अब आपको कैलकुलेट करना है इतनी सारी चीज़ें यहाँ से। यहाँ फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फेजर डायग्राम भी बनाने को बोलता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेजर डायग्राम का कोई क्वेश्चन आता नहीं है यूजुअली। जब तक कि आप 3 फेज पे ना पहुंच जाओ, सिंगल फेज से फेजर डायग्राम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं बोर्ड पर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आज के सेशन पर आपके लिए होमवर्क के तौर पे भी रखेंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करके भी देखिएगा। चलिए ये आ गया अपना क्वेश्चन और इसको ले चलते हैं बोर्ड पर। अब इसको एकदम शुरुआत से सॉल्व करते हैं। अप्रोच लाइन जो है उसको समझिएगा, बस वही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्रोच एक बार समझ गए आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। लिखता है कि रेजिस्टेंस 15 ओम्स का है, ठीक है, इसे साइड रख देते हैं। पहले 15 ओम्स का रेजिस्टेंस है। मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ यहाँ से, सोल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं। इसमें गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 15 ओम्स। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ 150 माइक्रोफैरेड। तो सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सी की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। और साथ में लिखा हुआ है अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, दैट इज VRMS इज ऑफ 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। ठीक है, AC सप्लाई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। तो इंपीडेंस निकालने से पहले देखिए, इंपीडेंस निकालने के लिए आपको ये सारा डेटा जो है वो ओम्स के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ओम्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये फैरेड, माइक्रोफैरेड, हेनरी से काम नहीं बनने वाला। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, ठीक है। आपके पास एक RC सर्किट है। तो RC सर्किट है तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा दिख रहा होगा ये सर्किट आपके पास। ठीक है, ये R हो गया, ये C हो गया। तो कैपेसिटेंस से बात नहीं बनेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बात बनेगी। So the value of capacitive reactance XC should be how much? XC is equals to 1 upon omega C. This is further equal to 1 upon 2 pi F into C. C की वैल्यू 150 into 10⁻⁻6। F की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो। 2 पाई इंटू 50 इंटू C। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज दिया है। अगर सवाल में ना दे कुछ भी तो आप 50 हर्ट्ज ही अज्यूम करके तभी भी बनाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 पाई इंटू 50 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये डेटा आ गया मेरे पास 21.220। द वैल्यू ऑफ XC इज 21.220 ओम्स। ठीक है, ओम्स में ये डेटा आ गया अपने पास। ठीक, इसको लिख लेते हैं 21.220 ओम्स। और R की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? R की वैल्यू 15 ओम्स है। अब बताइए Z निकल आएगा? तो द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, अब आप इम्पिडेंस Z को कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं दो तरीका लिखने का। एक तो लिखेंगे आप R प्लस माइनस JX के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे 15 माइनस J 21.220 ओम्स। एक तो ये तरीका है। ठीक,
लेकिन आपको तो आगे चल के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी आपको बताता हूँ। कन्वर्जन बताया था मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपने अभी जो लिखा है ये कौन से फॉर्म में, दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ए प्लस माइनस जे बी का फॉर्म है। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू द पोलार फॉर्म। तो z इन द पोलार फॉर्म, जहां से मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा हमको, z इन पोलार फॉर्म, इसको आप लिखेंगे z इज इक्वल टू, चलिए कन्वर्ट करते हैं इसी सेम थिंग को। तो आप लिखेंगे 15 माइनस 21.220 जे, यानी कि आयोटा, और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इक्वल टू कर दिया, का कन्वर्जन ये रहा। हाँ जी, तो ये z की वैल्यू आ गई मेरे पास 25.986 एट एन एंगल ऑफ -54.744 डिग्री ओम्स। इस फॉर्म में वैल्यू रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा सही भी है एज कंपेयर टू कि उसको रेक्टेंगुलर में छोड़ देना। मैग्नीट्यूड पूछा है ना क्वेश्चन में, तो मैग्नीट्यूड जरूर से आना चाहिए, और चूंकि फेजर फॉर्म में तो एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल जो है वो भी आएगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट करिएगा आप हमेशा, ये सही फॉर्म है इसकी तुलना में, ये भी राइट है। बट एक्चुअल में कन्वर्ट करके, क्योंकि सवाल में तो आपको आंसर में तो मैग्नीट्यूड पूछा ना हर चीज़ का, तो मैग्नीट्यूड जब तक नहीं बताएंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। यहाँ पे भी आपने मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें पूरा क्लियर नहीं होता कि कंबाइंड ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितनी है। तो अब पता चल गया कि इसकी मैग्नीट्यूड 25.9 की है, और फेज एंगल में ये 54.744 डिग्री पर दिखाई दे रहा है। ये फाई की वैल्यू भी मिल गई आपको यहीं से, ठीक है। फाई निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप tan इनवर्स b बाई ए कर सकते हो, यानी कि tan इनवर्स -21.220 अपॉन 15, ये भी कर सकते हैं। या तो आप cos फाई करके निकाल सकते हो, r बाई जेड, cos फाई इज टू r बाई जेड करिए। चलिए आपको मैं दोनों तीनों तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या पूछा है। इंपिडेंस निकाल लिया हम लोगों ने, सप्लाई करंट, पावर फैक्टर, पावर डिसिपेटेड, फेजर डायग्राम, ओके। चलिए ठीक है, पहले सीक्वेंस में सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोलता है आपको सप्लाई करंट, सप्लाई करंट फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास करंट कैलकुलेशन का। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए, करंट की वैल्यू बताने के लिए हमको इसमें लिखना होगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड टोटल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस, वी आर एम एस कितना है, चलो देखते हैं, कहीं पे लिखा होगा मैंने, वी आर एम एस 220 का है, ओके। सो दिस इज 220 डिवाइडेड बाई जेड टोटल, जेड टोटल में आप लिखेंगे 25.986। पूरा का पूरा फेजर फॉर्म में कैलकुलेशन है, इसलिए एंगल जरूर से लिख लीजिएगा। आप चाहें तो बिना एंगल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का, बट लेस एक्यूरेट है। ज़्यादा बेटर है कि आप इसी फॉर्म में कैलकुलेशन करिए, एंगल के साथ साथ आपको आंसर मिलेगा पूरा। तो 220 डिवाइडेड बाई 25.986 एट एन एंगल -54.744, और जो आंसर है उसको कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर से पोलार में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैंने, अगर आपको कन्वर्जन में कोई डाउट है, तो मैंने जब ये पोलार और इसका कन्वर्जन बताया था रेक्टेंगुलर का, जहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नाम का एक लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देखिएगा। उसी लेक्चर के अंदर आपको ये सेम कंटेंट मिलेगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गई IRMS की वैल्यू, इस पर लिखा हुआ है 8.466 एट एन एंगल ऑफ 54.744 डिग्री एम्पियर्स। ध्यान रखिएगा z का जो एंगल है, अगर अगर वोल्टेज में कोई फेज एंगल नहीं है ना, तो z पर जो एंगल आपको दिख रहा है वही आपको आंसर पे भी दिखाई देगा, बस उसकी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव है तो आपका करंट जो है वो पॉजिटिव में दिखाई देगा, इस हिसाब से। तो एंगल 54.744 बिल्कुल सही है। तो 8.466 एम्पियर करंट की मैग्नीट्यूड है, IRMS की मैग्नीट्यूड, ठीक। क्वेश्चन में देखते हैं आगे और क्या पूछता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पे कि पावर फैक्टर फाइंड करना है आपको। चलिए लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो ये आ गए हम लोग थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे बोलता है पावर फैक्टर, कई तरीके, किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। पावर फैक्टर कैसे कैसे निकाल सकते हैं सर, चलिए दोनों तीनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 54 पॉइंट, कितना एंगल था, 744, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है कि z का एंगल या करंट का जो एंगल आपको मिल रहा है, अगर मान लीजिए वोल्टेज का कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसको एट एन एंगल 0 डिग्री पे आपने मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में करंट जो है वो 54 डिग्री लीड कर रही है, तो आपके पास फेज एंगल कितने का है, 54.744 का, कोसाइन कर दीजिए इसका
54.744, तो आपका देखिए कॉस ऑफ फाई आ गया 0.577, 0.577। अब बोलिए इसके आगे लीडिंग लिखेंगे कि लैगिंग लिखेंगे? आंसर ये है कि इसके आगे आप लीडिंग लिखेंगे। क्यों लीडिंग लिखेंगे? क्योंकि सर्किट आरसी सर्किट है और कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट शुड लीड, करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर भी आपका किस नेचर का होगा? लीडिंग नेचर का। ठीक है, ये एक और आंसर आ गया अपना। अच्छा, कोई और तरीका? मान लीजिए ये तरीका नहीं काम कर रहा है, कोई दूसरा तरीका? हाँ, एक और तरीका लिखिए आप, cos फाई इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। बना के देखिए इससे। हमको मल्टीपल तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का, भले चलो एग्जामिनेशन में एक ही तरीके से आप बना रहे हो, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका मैंने बताया आपको। हो सकता है कि ये क्लिक ना करे, तो आर बाई जेड है, पढ़े हुए आप पावर फैक्टर के एक्सप्रेशन में। देखिए आर कितने का है क्वेश्चन में? 15 का है। जेड कितने का निकाले आप? 25.986। कर दीजिए सॉल्व। 15 डिवाइडेड बाई 25.986, 100% मैं श्योर हूँ कि यही वैल्यू देगा आपको ये। चलिए देखते हैं। तो लिखना है आपको 15 डिवाइडेड बाई 25.986। देखिए आंसर कितना आ रहा है, आप खुद से देख लीजिएगा। ये वैल्यू भी 0.577 देगा आपको आंसर। बात ये ना, एक ही चीज़ को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। जब जब एसी, सिंगल फेज एसी जैसा चैप्टर पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हो, मल्टीपल तरीकों से बनेंगी यहाँ पे चीज़ें। बहुत आसान है ये सब चैप्टर, इससे घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इससे डिफिकल्ट चैप्टर तो डीसी नेटवर्क है। वहाँ पे वाकई में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ कंसेप्ट लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि सर्किट में अब इसके बाद किसको किसके साथ पैरेलल करूँ, कि सीरीज करूँ, कि सॉल्व करूँ, कि केवीएल लगाऊँ कि कैसे लगाऊँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वही 3-4 टिपिकल फॉर्मूला है और उसी से बनेगा क्वेश्चन। ये भी फॉर्मूला भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई ए। चलिए उससे भी बनवाता हूँ आपको, देखिए उससे आंसर ना है तो बताइएगा मुझे। tan इनवर्स बी बाई ए में बी और ए क्या पुट करेंगे? देखिए ये है बी 21.220 और ए जो है वो है 15। तो आप लिखिए फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 21.220 अपॉन 15। अब ध्यान रखिएगा माइनस साइन जरूर से लिखिएगा ताकि आपको पता रहे कि फेज एंगल में क्या आ रहा है। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में एक ही से करिएगा, एग्जाम में ऐसे 3 तरीका दिखाने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स माइनस 21.220 डिवाइडेड बाई 15, ये कर दिए। देखिए फेज एंगल मेरे पास कितना आया, फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 54.744। ठीक है, अब इसका मैं कोसाइन निकालूंगा, कॉस, क्योंकि मुझे पावर फैक्टर बताना है ना। तो मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ माइनस 54.744। देख लीजिएगा इससे वैल्यू में एक भी अंतर अगर पड़ रहा हो तो। कॉस ऑफ फाई इज 0.577। अब बताइए, मैंने आपके सामने 3 अलग अलग तरीके से आंसर रख के दिखाया, तीनों में से कोई भी अगर आंसर में अंतर हो तो आप बताइए। ये देखिए और भी तरीके हैं, इसके अलावा भी अभी और तरीका है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ, बट अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक देखिए, ये एक लाइन में आपको मैंने यहाँ पे पहले ही आंसर बता दिया था, ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। फिर ये दूसरा मेथड है, ये तीसरा मेथड है। ठीक है, इनमें से आपको जो भी सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ ऑल्टरनेट मेथड ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, ओके, ये भी ऑल्टरनेट मेथड है। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट मेथड। ये सब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको ये फॉलो करना है। बस क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो आप जान जाएं, इस इतने के लिए बस मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये यूज़ कैसे हो रहा है वो भी जानना चाहिए आपको। तो इस वजह से मैंने बताया, आप एक ही मेथड को फॉलो करिएगा। ठीक है, एक ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो तीसरा पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया, पावर फैक्टर निकाल लिए। और देखें क्या पूछा है, पावर डिसिपेटेड पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए पावर डिसिपेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। जब क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि पावर डिसिपेटेड फाइंड करो, पावर डिसिपेटेड, तो कौन सी पावर निकालेंगे? तो अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पावर जब भी वर्ड यूज करे और आपको स्पेसिफाई ना करे कि एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, तो बाय डिफॉल्ट आप एक्टिव पावर ही फाइंड करेंगे ना। तो पावर का डिसिपेशन जो है वो कौन सा होगा, किस पावर का होगा? एक्टिव पावर का होगा। ठीक, और एक्टिव पावर का डिसिपेशन होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 220। आई आर एम एस की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग, अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे हम लोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। आई आर एम एस की वैल्यू अभी फाइंड किए थे ना हम लोग, देखते हैं यहाँ नीचे कहीं फाइंड किए थे ना।
IRMS की वैल्यू है 8.466, दिस इज 8.466 मल्टीप्लाइड विथ cos phi 0.577। सारी वैल्यूज एकदम प्रॉपर है, चलिए सीधे पुट कर दीजिए। दिस इज 220 मल्टीप्लाइड विथ 0.577 अगेन मल्टीप्लाइड विथ 8.466, तो फाइनल वैल्यू ऑफ पावर, एक्टिव पावर इज 1074.67 वॉट्स। पावर का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ये आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें एकदम फिक्स्ड फॉर्मूले से आ रही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है आपको, जस्ट सिर्फ वो बेसिक फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट पे आपको बोलता है फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू हैव थ्री थिंग्स, थ्री बेसिक थिंग्स। कौन कौन सी तीन बेसिक चीज़ें? तो फेजर के लिए देखिए आपको क्या चाहिए। फेजर के लिए आपको सबसे पहले वी आर एम एस या वी एम की वैल्यू चाहिए। मान लीजिए आपको वी एम कैलकुलेट करना है, आपको आई एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आपको फाई की वैल्यू चाहिए, और कंडीशन चाहिए कि भाई कितने डिग्री का कौन मतलब लीड कर रहा है या कौन लैग कर रहा है, ये पता होना चाहिए। तो अच्छा, वी एम और आई एम ही होना ज़रूरी है क्या? नहीं, वी आर एम एस आई आर एम एस से भी आप बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपके दोनों क्वांटिटीज़ जिनका फेजर में आप यूज़ कर रहे हो बोथ शुड बी इन द सेम फॉर्म, या तो दोनों आर एम एस में हो या दोनों मैक्सिमम के फॉर्म में हो, बट अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आरएमएस में और दूसरा मैक्सिमम के फॉर्म में। सो दिस शुड बी 220 मल्टीप्लाइड विथ √2, 311.126 वोल्ट्स। आईएम की वैल्यू कितनी है? 8.854, 8.854 मल्टीप्लाइड विथ √2, ये वैल्यू हो जाएगी 12.521 एम्पियर। फाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 54 पॉइंट समथिंग थी ना फाई, देखिए अभी कैलकुलेट किया हम लोग, 54.744 यूज़ कर लीजिए इसको, 54.744 डिग्रीज। और कंडीशन क्या है, कौन लीड कर रहा है? तो भाई सर्किट जो है कैपेसिटिव सर्किट है ना, तो करंट जो है वो कैसी होगी? करंट लीडिंग नेचर की होगी, तो मतलब आई लीड्स फ्रॉम वी। फेजर कैसा बनेगा? शॉर्ट में बना के दिखाता हूँ, आप इसको अच्छे से फेयर में बनाइएगा। ये देखिए इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। रेफरेंस पर मैंने बना दिया किसको? वोल्टेज को, वोल्टेज को बना दिया रेफरेंस पे यहाँ। इसको इसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 311.126 वोल्ट्स। अब बताइए करंट जो है इससे ऊपर चलती हुई दिखाई देगी, अगर पूरा फेजर अपने स्पेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो करंट को मैं कहाँ पे शो करूंगा? इससे 54 डिग्री ऊपर, 54 पॉइंट जितना भी डिग्रीज है उतना एंगल से इसको इसके ऊपर शो करेंगे आप। और मैग्नीट्यूड देखिए कितनी है? 12 है, 300 के सामने 12 जितना छोटा दिखना चाहिए उतना ही छोटा बनाइएगा। सो दिस इज आई एम ऑफ 12 पॉइंट समथिंग, 12.521 एम्पियर, और एंगल इनके बीच का जो होगा फाई, दिस इज 54.744 डिग्री। अगर ये पूरा फेजर स्पेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट होता है तो इसका ऐसा एग्जैक्ट फेजर जो है वो बन के निकलेगा, इसका फेजर डायग्राम। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप का नंबर आपको मिलेगा, हर स्टेप का नंबर। ये सब जो सवाल होते हैं ये 7 नंबर से लेके 10 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं आपसे, और ऐसे आपको डील करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा सिंप्लीफाई करना है, पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे आप एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाइए। एक आध क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क जो है वो भी लेकर के आया हूँ, वो भी आपको दे देता हूँ, और हाँ इसकी पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट जो है बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे इसके अंदर, ठीक। तो चलिए देखते हैं और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जहाँ लिखा है a coil of 3 plus 4j ohms is connected in series with a capacitor of minus 6j ohms across a supply of 300 volt 60 hertz. नाउ कैलकुलेट। ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मैं एक हिंट दे देता हूँ, फिर भले आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। इस क्वेश्चन का हिंट ये है, आपको बोलता है कॉयल की वैल्यू, कॉयल मतलब आर और एक्सएल, ठीक है, आर और एक्सएल या आर और एल कुछ भी आप बोल सकते हो, बट जैसा डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से मैं एक्सएल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम्स की है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 4j ओम्स की, बहुत बढ़िया। साथ में इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? -6j ओम्स, तो -6j ओम्स लिख दीजिए इसको। ये पूरा सेटअप है
जो कि जुड़ा हुआ है एक एसी सप्लाई सोर्स से, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 300 वोल्ट, यानी कि वी आर एम एस आपको दे दिया कितने का 300 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। पूछा क्या है देखते हैं। अब इम्पिडेंस पूछा होगा तो इम्पिडेंस तो आप बता लेंगे ना अब आसानी से कि 3 - 2J का इम्पिडेंस है, उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं चाहें तो। इम्पिडेंस हो गया, सप्लाई करंट हो गया, पावर फैक्टर हो गया, रेटिंग केवीआर रेटिंग, फेजर डायग्राम। हिंट में थोड़ा थोड़ा सा मैं शॉर्ट में सॉल्व करवा दूं आपको, बाकी डिटेल में आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेथड तो आप समझ चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी से सॉल्व करके वैल्यू बताने की कोशिश करता हूँ। आपको पहला चीज़ पूछा इम्पिडेंस जेड। जेड आपका है 3 - 2J ओम। कैसे निकाला मैंने, +4J -6J, कितना बचेगा -2J बचेगा। 3 - 2J को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका Z का टोटल आ जाएगा 3 - 2J। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लिया तो अपने पास Z की वैल्यू आ गई 3.605 एट एन एंगल -33.69 डिग्रीज। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Z। अब आप सॉल्व करके देखिएगा, यही मैग्नीट्यूड आपके पास इंपिडेंस की आ रही होगी। फिर आपको क्या पूछा सेकंड पॉइंट पर, सप्लाई करंट। सप्लाई करंट भी निकालना डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल इजी है। आप लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज यानी कि 300 डिवाइडेड बाय ये इम्पिडेंस जो है यानी कि 3.605 एट एन एंगल -33.69 डिग्रीज। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 300 डिवाइडेड बाई 3.605 एट एन एंगल -33.69। सॉल्व करिए, कन्वर्ट कर दीजिए इसको। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, आई आर एम एस विल बी 83.217 एट एन एंगल 33.69। तो बन जाएगा ये भी, ये देखिए। तो ये आपके पास एक और लेवल पर आंसर आ गया, मतलब दूसरे वाले पार्ट का भी आंसर जो है वो आ गया। फिर आपको क्या पूछा, वैसे ही पावर फैक्टर पूछा, तो पावर फैक्टर निकाल लेंगे। अब आपको टेक्निक पता है, ट्रिक पता है इसका। आप सीधे सीधे लिखेंगे कॉस ऑफ 33.69। देखिए ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ 33.69, ये डेटा आ जाएगा 0.832। तो तीसरा प्रॉब्लम भी यही हल हो गया, कॉस फाई इज इक्वल टू 0.832। और लीडिंग या लैगिंग ये सोच के बताइएगा, तो ये हो जाना चाहिए लीडिंग कंडीशन पे। ठीक है, ये हो जाना चाहिए लीडिंग कंडीशन पे। अच्छा, और इसके अलावा भी कैसे पता चलेगा, देखिए एक तो ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसीलिए लीडिंग हो रहा है। दूसरा चीज़ करंट की स्टेटस देखिए, करंट 33 डिग्री प्लस पे है, वोल्टेज का कोई एंगल नहीं दिया हुआ, मतलब वोल्टेज एट एन एंगल 0 डिग्री पे है, और ये +33.69 पे है, तो उससे 33 डिग्री लीड कर रहा है ये। ठीक है, तो इस वजह से भी इसको आप लीडिंग बता सकते हैं। ठीक, और क्या पूछा आपको, के वी ए आर रेटिंग। के वी ए आर रेटिंग मतलब क्या पूछा, Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। तो देखिए फाई की वैल्यू तो है ही यहाँ पे, साइन में पुट कर दीजिए। बाकी वी और आई दोनों चीज़ें आपके पास, 300 का वी है और 83.217 का आई है। इसको पुट कर देंगे, क्यू भी निकल आएगा। फेजर डायग्राम मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ड्रॉ कर दीजिए फेजर डायग्राम उस तरीके से। तो बात यह कि देखिए एसी के क्वेश्चंस बनाना चाहें तो ऐसे साइड में ऐसे रफ में ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया, ऐसे सीक्वेंस में प्रॉपर बनाइए। देखिए आपसे पूरा का पूरा सवाल बिल्कुल बनेगा, श्योर शॉट बनेगा। और आंसर तो अब यहाँ पे आप ही गए हैं, अब रेफर कर सकते हैं इन आंसर्स को। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी से। चलिए और अगला क्वेश्चन देखें क्या है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं एज अ होमवर्क। लिखा हुआ है फॉर अ सप्लाई ऑफ 150 + 10J वोल्ट्स प्रोवाइडेड टू अ 2 एलिमेंट सीरीज कनेक्टेड ब्लैक बॉक्स, करंट ड्रॉन इज 10 एम्पियर। अब आपको फाइंड करना है कि अननोन सर्किट कांस्टेंट्स क्या होंगे, टोटल इंपीडेंस क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, टोटल पावर डिसिपेटेड क्या होगा। एक छोटा सा रफ आइडिया बताता हूँ, फिर आप इसको एज अ होमवर्क बनाइएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में ना वोल्टेज दिया हुआ है, आरएमएस में ही दिया हुआ है, लेकिन जो फॉर्म है उसके रिप्रेजेंटेशन का, वो कौन सा फॉर्म है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये आपको गिवन है 150 + 10J वोल्ट। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि आप इसको तुरंत ही पोलार में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको तुरंत किस में कन्वर्ट करेंगे, आप पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किस फॉर्म में आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ एट एन एंगल थीटा आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज की असली मैग्नीट्यूड कितनी है और फेज एंगल कितना है, वो कितने डिग्री पे वो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, प्लस आया एंगल आया, माइनस आया, वो आपको दिख जाएगा वहाँ से। फिर क्वेश्चन में आपको क्या दिया, आई आर एम एस की वैल्यू 10 एम्पियर। तो ये 10 है तो मैं इसको 10 एट एन एंगल 0 डिग्री लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको
पोलार में ही लिखना होगा तो 10 तो मैग्नीट्यूड है ही है, एट एन एंगल जीरो, जब कुछ नहीं दिया तो ये अगर जीरो पे है और मान लीजिए वोल्टेज आपको प्लस में दिख रहा है, वोल्टेज का एंगल जो है वो प्लस दिख रहा है, तो मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रही है, मतलब एलिमेंट जो है अपना कौन सा है, एलिमेंट इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ पे रजिस्टर के अलावा। ठीक है, अब वहाँ से फाई मिल जाएगा आपको, इसका जो एंगल होगा वही फाई होगा। अब उसको कॉस में पुट कर दीजिएगा तो कोसाइन ऑफ फाई आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब आप लिखेंगे साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई जेड और कॉस फाई इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। अब बोलिए आपको आर भी मिल जाएगा और एक्स भी मिल जाएगा। एक्स में पहचान भी हो गया आपको कि कौन सा एलिमेंट है, एक्सएल ही है, एक्सी भी नहीं है ना। एलिमेंट जो है एक्स का वो एक्सएल ही है और कुछ नहीं है। मान लीजिए दो रिएक्टेंस रहे भी होते ना, रहे भी होंगे अगर, तो एक्सएल एक्सी में से एक्सएल ही बच रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक्सी तो डोमिनेट हो खत्म हो गया पूरी तरह से, एक्सएल ही डोमिनेट कर रहा है पूरी सर्किट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अपने लीडिंग कंडीशन पे दिख रहा है एज कम्पेयर टू करंट। तो ऐसे करके आपको रिजल्टेंट निकालना है, जितनी वैल्यूज है सब के सब मिल जाएगी। एक्स मिल गई, यहाँ से आर मिल गई, एक्स से आप एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एल इज इक्वल्स टू जो भी एक्सएल की वैल्यू थी डिवाइड बाई ओमेगा। तो ऐसा करके बनाइएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, कहीं पर भी अगर डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर दीजिएगा, अपना सोल्यूशन बना के भेज दीजिएगा कि सर ये मैंने बनाया, चेक कर लो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, या अगर लग रहा है कि डाउट है भेज दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको मैं चेक कर लूँगा कि आपने उसको बनाया कि नहीं, या कहीं पर डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको ये सब क्वेश्चन डील करने में कहीं पे भी कोई कठिनाई कोई दिक्कत अगर है तो आप बिल्कुल शेयर करिए, डिस्कस करिए। ये सब जो सवाल आप देख रहे हैं सब यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के एक क्वेश्चन रहता है, 7 to 10 मार्क्स का। तो इसको जाने नहीं देना है हमको, मतलब एसी सर्किट जब पढ़ें तो इस लेवल पे पढ़ें कि हर एक सवाल आप बना लें। अगले सेशन पर आपसे मिलूंगा, ये सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं। क्वेश्चंस आप लगाइएगा ज़रूर इसके, और आपके लिए लाइव सेशन पर भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आप बताइएगा इस सीरीज़ की लाइव क्लासेस भी आपको चाहिए होंगी तो वो बताइएगा, वो मैं अरेंज करूँगा, बट कमेंट सेक्शन में पहले ये बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि हाँ आपको इसकी क्लासेस, मतलब ये क्लासेस लाइव फॉर्मेट में भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल सर्किट्स भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है 3 फेज एसी सर्किट्स। तो अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है दैट इज 3 फेज एसी सर्किट्स, मजा आएगा पढ़ने में आपको। सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।